अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फिर आज एक नई लोकेशन देख के आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि इस टाइम मैं कहां पे हूं। यूं समझिए, ये जो कुछ थोड़ा सा टाइम पीरियड पहले भी चला है, पूरा महीना ही लगा लीजिए, तो मेरी दौड़ें लगी हुई हैं। मैं लाहौर में बहुत कम ही क़याम कर पा रहा हूं अपने घर पे। कभी कहाँ पे हूं, कभी कहाँ पे हूं, अभी भी आउट ऑफ सिटी हूं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए ना सिर्फ स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है, बल्कि बाअमर मजबूरी भी आपको ऐसा करना पड़ जाता है। मकसद क्या होता है कि अल्लाह की ज़ात को राज़ी करना। और जब आप किसी भी अल्लाह की मखलूक के कोई काम आते हैं तो अल्लाह की ज़ात आपसे राज़ी होती है। मैं इसको कोशिश करता हूँ, आपकी दुआएं मेरे साथ होती हैं, तो उन दुआओं के सदक़े कितनी कामयाबी नसीब होती है, लेकिन एक खुशी ज़रूर मुझे मिलती है कि ये काम अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में डाला कि मैं जाके इसको हल कर सकूं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप लोगों के प्यार का शुक्रिया, मोहब्बतों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। अभी भी कॉलें आ रही थी, मैं सुन रहा था जब से इधर हफ्ता हो गया इधर हूँ। कॉल्स ले रहा हूँ तो कुछ तो ऐसी कॉल्स आ रही है कि जी आपका सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए कॉल की थी। लव यू आप सबके लिए। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उन्होंने कहा है लोकेशन भी सच्ची है। और इंसान के साथ जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो नक्श हो जाते हैं, दिमाग पे उतरते नहीं हैं। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिन्होंने भेजी है, उनका नाम है शाहिद। रिटायर हो चुके हैं, एक सरकारी मुलाजिम थे। अब तो कहते हैं रिटायर हुए भी काफ़ी अरसा हो गया है, काफ़ी उम्र हो गई है। लेकिन कहते हैं वो ज़िंदगी का यादगार वाक़या जिसको मैं आज तक भुला नहीं सका, कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया। अभी कुछ ही अरसा हुआ है, किसी ने आपकी ये स्टोरीज़ का लिंक मुझे सेंड किया, मैंने सुनी, तो फिर मैं मुसलसल, वैसे भी फ्री हूँ आजकल, तो मुसलसल मैं आपकी कहानियाँ सुन रहा हूँ, तो मेरा दिल किया मैं भी अपनी कहानी आपके साथ शेयर करूँ। इस्लामाबाद में शाहिद साहब कहते हैं मेरी पोस्टिंग थी, फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ इस्लामाबाद में रिहाइश पज़ीर था। जिन दिनों की ये कहानी है, मेरी शादी को अभी 4-5 साल ही हुए थे। छोटी बेटी और उसके बाद एक बेटा था। ये दोनों ही बहुत छोटे थे, 5 साल हो गए थे शादी को। अल्लाह ताला ने जो मुझे बीवी दी थी वो भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही फर्माबरदार। हमारी ज़िंदगी, जब हम शादी के बंधन में बंधे, दोनों दूल्हा-दुल्हन बने, और उसके बाद जो हमारा सफ़र शुरू हुआ वो मोहब्बतों भरा था। मेरी बीवी, जिन्होंने कहा नाम ज़ाहिर ना कीजिएगा, जो मेरी हमसफ़र आज भी है, उसने इस तरह मुझे प्यार, इज़्ज़त, इस बंधन को इस तरह खूबसूरत बनाया कि मैं अपने खुदा का जितना भी शुक्र अदा करता, कम था। हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुज़र रही थी। वहीं अल्लाह ताला ने पहली बेटी दी, फिर एक बेटा दिया। मैं बहुत ज़्यादा अपनी उस सरकारी जॉब की वजह से मसरूफ़ रहता था। जब कभी टाइम मिलता तो मैं अपनी फैमिली को लेके बाहर निकल जाता। हम होटल पे बैठ के भी खाना खाते। मेरी बीवी घर के खाने को पसंद करती थी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती लेके जाता, थोड़ी-सी उनकी आउटिंग हो जाए। एक दफ़ा इसी तरह घर में बैठे हुए प्रोग्राम बना, फ़र्ज़ी नाम है इस वक़्त उनका रख रहा हूँ, उनकी वाइफ़ का नाम शाहिद जो है उनका असली नाम है। वो कहते हैं, वाइफ़ से मैंने कहा आप तैयार हो जाइए, रुखसाना कह देते हैं, अभी मेरे ज़हन में कोई भी नाम आ गया ऐसा रुखसाना। रुखसाना से कहा, फ़र्ज़ी नाम है उनकी वाइफ़ का। रुखसाना तैयार हो, बच्चों को तैयार करें, मरी चलते हैं। उन्होंने कहा ये बैठे-बैठे आपको क्या हुआ? कहाँ से मरी का हुआ? मैंने कहा आगे 2 छुट्टियाँ आ रही हैं और संडे की तो वैसे ही छुट्टी है। 3 दिन मरी जलते हैं, शाम के टाइम वहाँ से रवाना होंगे, इस्लामाबाद वापस आ जाएँगे। मरी और इस्लामाबाद का कुछ फ़ासला भी कुछ ख़ास नहीं है। इस्लामाबाद वालों को तो जब भी गर्मी से दिल घबराता है तो वो उठ के चल पड़ते हैं। तो रुखसाना आगे से बोली, ठंड शुरू हो चुकी है, वो मज़ा नहीं आएगा। गर्मियों में तो मरी का मज़ा आता है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो ठंड भी है, आप इस वक़्त ना ही बनाएँ मरी का प्रोग्राम। मैंने कहा यार दिल कर गया, चलो ज़रा आउटिंग हो जाएगी, चलो चलते हैं। बीवी को मैंने तैयार किया और हम गाड़ी में बैठे। ड्राइवर से मैंने कह दिया कि गाड़ी का जो भी देखना-भालना है, मुझे एक जॉब की वजह से जो ड्राइवर था वो मुहैया था। मेरी मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि जॉब इस तरह की थी कि मुझे ड्राइवर हर वक़्त चाहिए होता था। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, तेल, पानी, ये वो गाड़ी का जो चेक होना होता है, वो सुबह ही मैंने उनको बता दिया था, उसने चेक कर लिया था। और शाम को हम गाड़ी में सवार हुए और इस्लामाबाद से
मरी के रास्तों की तरफ रवां दवां हो गए। मरी जो लोग जा चुके हैं उनको पता है, अब तो बहुत ज़्यादा रश हो गया है। पहले जो मरी था वो खूबसूरत आज भी है, लेकिन जो पहले उसकी खूबसूरती थी वो बहुत ही आउट क्लास थी। मेरी कमज़ोरी है मरी, कागान, नारान, झील सैफुल मलूक इस तरह की जगह, उसकी रीज़न ये है, मुझे नेचर से बहुत प्यार है। मैं खूबसूरती से बहुत प्यार करता हूँ। कुदरती खूबसूरती, जहाँ पे आबशारें बहती हैं, जहाँ पे पानी होता है, जहाँ पे झीलें होती हैं, जहाँ पे बड़े-बड़े दरख्त होते हैं। ये नेचर मेरी कमज़ोरी है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। शायद इसके ऊपर मैं एक शो भी शुरू करने वाला हूँ, इस नेचर के ऊपर। दुश्वार गुज़ार, अब तो मरी का रास्ता बहुत आसान हो गया है। उस वक़्त मरी का जो रास्ता था बहुत ज़रा दुश्वार गुज़ार था। बहुत सारा, आज तो गाड़ी स्ट्रेट चलती रहती है, पहले तो मुझे भी याद है, गाड़ी चलते-चलते जब एक टर्न आता था, तो वो सिर्फ़ टर्न नहीं लेना होता था, गाड़ी को ऊपर की तरफ लेके जाना होता था। वो एक्सपर्ट जो ड्राइवर होते थे, वो चला पाते थे। हर बंदा उन रास्तों पे नहीं चला पाता था। अब क्योंकि वक़्त चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई और वो रोड भी बहुत खुले हो गए हैं, जिसकी वजह से ये है कि ईज़िली गाड़ी ड्राइव हो जाती है सबसे। गाड़ी ड्राइव कर रहा था ड्राइवर और हम लोग एन्जॉय कर रहे थे, बच्चे भी उस वक़्त इर्द-गिर्द मंज़र को देख रहे थे और गाड़ी अपने सफ़र पे रवां-दवां थी। मरी के अंदर हम पहुँच गए तो वहाँ पे एहसास हुआ, वो एकदम ठीक कह रही थी, ठंड थी वहाँ पे क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू होने जा रहा था और जैकेट्स वग़ैरह जो भी सामान होता है सर्दियों के लिए, वो वाइफ़ ने बच्चों के लिए, मेरे लिए, अपने लिए रख लिया था और ड्राइवर को भी मैंने ऑलरेडी कह दिया था, तो उसने भी अपना सामान का बंदोबस्त कर लिया था। हम मरी में दाखिल हो गए, सबसे पहले कि बैग, सामान उठा के होटल के अंदर रखा जाए, उसके बाद फिर हम घूमने-फिरने का प्रोग्राम बनाएँगे। ऐसा ही हुआ, होटल के अंदर पहुँचे, हमने अपना सामान वगैरह वहीं पे निकाला, थोड़ी देर वहीं पे फ्रेश हुए, उसके बाद गाड़ी में बैठे और हम नीचे आ गए होटल से। मरी की खूबसूरती, मरी के नज़ारे, वो सारा मंज़र हम देखना शुरू हो गए, बच्चे भी हमारे साथ थी। बच्चों को हमने वॉकर जो होता है उनकी गाड़ी के अंदर डाल के हमने उनको साथ लिया और घूमना-फिरना शुरू कर दिया। मरी की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ काफ़ी देर होते रहे, वहीं पे हमने रात का खाना खाया और फिर हम अपने होटल में चले गए। नेक्स्ट डे भी हमारा काफ़ी मसरूफ़ गुज़रा, हम घूमते-फिरते रहे, वेदर को भी एन्जॉय करते रहे और रात का हमने खाना खाया। रात का खाना खाने के बाद हम होटल के अंदर चले गए। आज यहाँ पे हमारी आखिरी रात थी, कल शाम को हमने यहाँ से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाना था। जब हम होटल के अंदर रवाना हो गए तो वहीं पे बैठे हुए थे तो मिसेज़ ने एक फ़रमाइश की, चलें आइसक्रीम खा के आते हैं। सर्दियाँ हो रही थी, शुरू हो चुकी थी सर्दियाँ और सर्दियों का मौसम था और रात का एक पहर के मिसेज़ कह रही हैं, चलें आइसक्रीम खा के आते हैं। तो मैंने भी कहा, हाँ, कल तो वैसे भी चले जाना है, आज हम जल्दी ही ऐसे खाना खा के होटल में आ गए थे, चलें आइसक्रीम खाने चलते हैं। जब हम गाड़ी में बैठ गए और निकलने लगे तो अंदाज़ा हुआ कि ऊपर अमूमन जो आसमान को बादल घेरे रखते हैं, आज भी आसमान पे बादलों का ना सिर्फ बसेरा था बल्कि ऐसा था जैसे पूरे आसमां को दिन से ही जिन बादलों ने आसमां पे कब्जा किया हुआ था, इस वक्त तो बरसने को तैयार थे। जैसे ही क्योंकि गाड़ी रवाना हुई, रात का पहर था, लेकिन एक कड़ाकेदार आवाज आई उस बादल की, जो गरजते हैं तो एक आवाज सी आती है, एक बहुत बड़ा ऐसा साउंड सा आता है जिससे इंसान डर सा जाता है। तो मिसेज ने कहा, आवाज जो बादल गरजा है, इस आवाज से ऐसा लगता है कि कुछ बादल नाराज नाराज से हैं, बरसने को तैयार हैं, मेरे ख्याल में वापस चलते हैं। तो मैंने वाइफ से कहा, यार अब आ गए हैं, यही वेदर ही तो एंजॉय करने आए हैं, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। ये गाड़ी में बात हो रही थी और मिसेज वापसी की तरफ कह रही थी और मैं कह रहा था चलें, क्योंकि बारिश का माहौल बन चुका था कि किसी वक्त भी तेज बारिश हो सकती है। बादल अपना मिजाज, अपना गरजना अपनी आवाज़ों से हमें बता रहे थे। गाड़ी आहिस्ता-आहिस्ता रवाना हुई। ये एक रात का पहर था। ये उन दिनों की बात है, जिन दिनों में मरी पे इतना ज़्यादा रश
नहीं होता था। हमने जो होटल लिया था थोड़ा सा दूर करके लिया था जान के, मतलब मरी के अंदर आज आप दाखिल हो, उसकी जो मॉल रोड है वहाँ पे रश ही रश है, तो होटल वहीं पे भी मौजूद हैं लेकिन थोड़े से साइडों पे भी हैं आगे जाके काफ़ी। तो ये काफ़ी आगे जाके हमारा होटल था। हम रवाना हुए। अब साइडों पे वो दरख्त थे, वही दरख्त मरी के अंदर क्या दुनिया के काफ़ी अंदर हिस्सों के ये दरख्त मौजूद हैं जो बिल्कुल ऊंचे और बहुत ही सीधे हैं, और ये इतना ज़्यादा होते हैं कि जहाँ जहाँ नज़र जाती है एक तरफ पहाड़ ही पहाड़ होता है और दूसरी तरफ ये दरख्त होते हैं जो बर्जमान होते हैं, जो सीधे यूं देखें तो सीधे ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, और ऊपर जाके उन्होंने अपने पत्तों को इस तरह फैलाया होता है कि छाँव सी बना देते हैं। दिन की रोशनी इन दरख्तों से गुजर के कम ही नीचे पहुंचती है। ये इतने फासलों पे नहीं होते कि गैप हो इनके बीच में और धूप आ सके, ये इतने जुड़े हुए होते हैं। ऊपर स्पेशली इनका जो हिस्सा होता है पत्तों वाला, वो इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है कि नीचे धूप कम ही पहुंचती है। और मरी पाकिस्तान का इतना खूबसूरत इलाका है कि वहां का वेदर गर्मियों में भी इतना खूबसूरत होता है कि आपको गर्मी का एहसास नहीं होता। लेकिन ये एक सर्दियों का मौसम था और मियाँ बीवी आइसक्रीम खाने की नीयत से निकल पड़े थे। वो कहते हैं हम जब मरी माल रोड के करीब पहुंचे तो वहीं पे बूंदाबांदी शुरू हो गई, रिमझिम बारिश की शुरू हो गई। तो मिसेस फौरन बोली, मैंने आपसे कहा था ना बारिश शुरू हो जाएगी, देखा आपने बारिश शुरू हो गया। तो मैंने कहा क्या हो गया यार, बारिश को एंजॉय करते हैं, इट्स ओके। तो हम आगे बढ़े, उस शॉप पे पहुंचे जहां से हमने आइसक्रीम लेनी थी। हमने वहां से आइसक्रीम ली और आइसक्रीम को एंजॉय करने के बाद हम वापस से जब गाड़ी में बैठ रहे थे तो उस वक्त अंदाजा हुआ कि बारिश काफी तेज हो गई है। क्योंकि आइसक्रीम खाने के गर्ज से हम वहां पे गए थे, बच्चों को लेके गाड़ी से उतरे ड्राइवर समेत, जब हम होटल में जाके बैठे और हमने आइसक्रीम मंगवा के खाई तो बाहर का तब तक हमें अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या मंजर है। ये तो हम देखते हुए आए थे कि बारिश, बादल गरज तो रहा है, बरसने को तैयार है। और जब हम आइसक्रीम खा के जूं ही बाहर निकलने लगे तो पता लगा बादल जो हम अंदर दाखिल हो रहे थे रिमझिम बरसा रहा था, अब वो मूसलाधार बारिश की सूरत इख्तियार कर गया था। बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। तो ड्राइवर ने कहा आप यहीं पे रुकिए, मैं गाड़ी बिल्कुल यहीं पे लेके आता हूं और आप जल्दी से अंदर बैठ जाइए। भागता हुआ ड्राइवर गया, उसने कार पार्किंग से गाड़ी निकाली और गाड़ी को वहीं पे लेके आ गया। जल्दी जल्दी हमने गाड़ी के गेट खोले और उस मूसलाधार बारिश से बचने के लिए हम गाड़ी के अंदर बैठ गए। वो यकीनन बच्चों ने तो आइसक्रीम नहीं खानी थी, हम बड़ों ने एक मूड बनाया था और बाहर आए थे। लेकिन साथ में क्योंकि ठंडक तो थी मरी में, हम अपनी जैकेट्स वगैरह भी बच्चों को पहना के आए थे, खुद अपनी भी पहन के आए हुए थे। जब हम गाड़ी में बैठ गए तो अंदाजा हुआ गाड़ी बारिश के अंदर खड़ी रही है और बारिश जो है शायद, जो तेज बारिश हो रही है मूसलाधार, उसको शायद कुछ देर हो चुकी है होते हुए, इसलिए गाड़ी के अंदर एक काफी ज्यादा ठंडक का सा एहसास हुआ। और जब मैं, मेरी वाइफ और बच्चे भी बैठ गए तो जैसे ही ये महसूस हुआ काफी ठंड हो रही है, तो मैंने ड्राइवर से कहा हीटर चला दो। उसने गाड़ी के अंदर हीटर लगा दिया ताकि गर्माइश सी महसूस हो। अब ठंड लगनी शुरू हो गई थी, मासूम बच्ची बच्ची, मेरी बेटी और बेटा भी साथ थे। मुसलसल जो चीज गाड़ी के अंदर इंजन के साथ चल रही थी वो वाइपर थे जो एक लड़ाई लड़ रहे थे उस स्क्रीन पे पड़ने वाली बारिश के साथ, जो स्क्रीन को ढांप लेती थी। इतना तेज बारिश हो रही थी, वो जो कतरा कतरा मिलके गाड़ी की सामने वाली स्क्रीन पे पानी गिर रहा था, तो ऐसा लगता था स्क्रीन के ऊपर एक सैलाब सा आया हुआ है, पानी सा आया हुआ है। और वो दोनों वाइपर तेजी के साथ चल रहे थे और पानी को हटा रहे थे ताकि ड्राइवर उस स्क्रीन से देख सके और आगे की तरफ बढ़े। गाड़ी की स्पीड बहुत स्लो थी क्योंकि बहुत मूसलाधार बारिश थी। तमाम लोग जो इक्का दुक्का रह भी गए थे वो अंदर दबके हुए थे अपने अपने होटलों में, अपने घरों में। कहीं कहीं पे कोई खिड़की से रोशनी नजर आती थी, ऐसा लगता था, गुमां होता था जैसे कोई हमारी तरह स्याह आया हुआ है तो वो भी खिड़की से खड़ा नजारा कर रहा है इस तेज होती बारिश का।
बच्चे थक चुके थे। जैसे ही हम हीटर चला, एक गरमाइश का सा एहसास हुआ। बेटी और बेटा पीछे सो गए। वाइफ भी काफी थक चुकी थी, वो भी पीछे सीट से ऐसे टेक लगाते ही सो सी गई, जैसे आंखें बंद कर लेते हैं। बच्चे दोनों उसके इर्द गिर्द थे, सो रहे थे मां को लिपट के, और मेरी वाइफ भी सो गई। अब गाड़ी बहुत ही आहिस्ता चल रही थी। जो 15 मिनट का सफर था वो हमने शायद 30 मिनट में तय करना था, क्योंकि गाड़ी अपनी स्पीड से चल ही नहीं पा रही थी। और जो लाइट्स थी गाड़ी की, वो हमें जो रास्ता दिखा रही थी उस बारिश में, धुंध तो नहीं थी, फोग तो नहीं थी, रास्ता तो क्लियर नजर आ रहा था, लाइट्स काफी दूर तक रोड को दिखा रही थी। लेकिन वाइपर अपना काम जल्दी जल्दी मुकम्मल कर रहे थे ताकि हम देख सके, रोड नजर आ सके। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। वही दरख्त जो पहले आते हुए भी वहीं पे मौजूद थे, लंबे लंबे दरख्त जिनको देखने के लिए गर्दन ऊपर करनी पड़ती है, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और एक तरफ वही पहाड़ था और दूसरी तरफ वही दरख्त थे। लेकिन ऐसी रोडों पे होता अमूमन यही है, एक साइड पे तो पहाड़ होता है, दूसरी साइड पे खाई होती है, नीचे की तरफ ढलान होती है। पहाड़ के आप एक ऐसे हिस्से पे होते हैं, पहाड़, रोड और फिर नीचे खाई, खाई, और इस तरफ दरख्त ही दरख्त थे। पहाड़ की जो चोटी थी इसके ऊपर भी दरख्त थे। वो खूबसूरत मंजर जो मैंने अमेरिका में देखा था, जब हम सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे कैलिफोर्निया से, तो एक दरख्तों का ना ख़त्म आने वाला जो सिलसिला था, मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। शान गिलानी जी, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने इतना फ़न किया हमारे साथ, हमें घुमाया फिराया, हर जगह पे लेके गए। बहुत ही कमाल के इंसान हैं शान जी, बहुत ही कमाल के इंसान हैं, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो उन रोड्स पे जाते हुए वो जो ना ख़त्म होने वाला पहाड़ों के साथ-साथ दरख्तों का सिलसिला था, यकीन मानिए मेरा दिल करता है आज भी उन दरख्तों के बीच में दूर किसी जंगल में एक लकड़ी का छोटा सा घर हो और मैं अपनी वाइफ के साथ वहीं पे रहूं। मुझे इतना, वो मेरी कमजोरी है, वो मुझे आज मौका मिले तो मैं उसी जगह पे एक छोटा सा घर बना के लकड़ी का वहीं पे रहूं, जहां पे सिर्फ दरख्त हो, जानवर हो, कहीं इंसान ना हो, और वो छुपी हुई मखलूक जिनकी जुस्तजू में, जिनकी तलाश में मैं घोस्ट हंटिंग करता हूं। वो भी दोनों, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो उनके साथ शाहिद साहब आगे बैठे हुए हैं, बीवी और बच्चे सो रहे हैं। तो गाड़ी एक धीमी रफ्तार के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है, वाइपर तेजी के साथ चल रहे हैं। वहीं पे जब बिजली कड़कती थी, एक आवाज सी भी आती थी, तो उसी वक्त एक पूरा मंजर रोशन सा हो जाता था। जब वो बादल जो बरसा रहे थे बारिश को, जो पानी नीचे गिर रहा था, जो एक शोर सा पैदा हो रहा था, वहीं पे जब बिजली चमकती थी दूर कहीं, तो पूरी रोशन को, दरख्तों को, पहाड़ों को रोशन सी कर देती थी। और उसी लम्हे भी ऐसा ही हुआ जब गाड़ी एक धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी, तो बादल कहीं पे गरजा, एक बहुत खौफनाक आवाज सी पैदा हुई, और हर जगह पे रोशनी सी फैल गई। वो बिजली थी जो कड़की थी, उसकी आवाज भी आई थी, और दरख्तों पे, पहाड़ों पे, रोड पे रोशनी ही रोशनी फैल गई थी। लेकिन ये क्या, उसी लम्हे मेरी निगाह पड़ी, मैंने देखा, और उसी लम्हे ड्राइवर की भी निगाह पड़ी। ड्राइवर तो मुसलसल रोड की तरफ ही देख रहा था, ड्राइविंग करते हुए, स्टीयरिंग को घुमाते हुए, एहतियात के साथ चलते हुए, बारिश में कहीं गाड़ी स्लिप ना हो जाए, फिसल ना हो जाए। दूसरी तरफ खाई थी। तो बिजली की उस कड़क से मेरी आंखों ने भी देखा और ड्राइवर ने भी देखा कि 3 औरतें, जिन्होंने सफेद कलर की चादरें ली हुई थीं, मुंह भी अपने ढांके ढांपे हुए थे, सिर्फ उनकी आंखें नजर आ रही थी। उस तेजी के साथ वाइपर के अंदर से ड्राइवर ने भी मैंने देख लिया और मैंने भी देख लिया, लेकिन वो काफी फासले पे थी। लेकिन बिजली चमकने की वजह से हेडलाइट्स जो गाड़ी की दूर तक रोड को दिखा रही थी, शायद वो अभी इतनी जल्दी ना दिखाती, हमें करीब पहुंचने पे दिखाती, लेकिन बिजली के इस तरह चमकने की वजह से, आवाज जो पैदा हुई बिजली की चमकने के साथ, उस वक्त जो मंजर रोशन हुआ, तो दूर खड़ी वो 3 ह्योले से नजर आ गए। रोड के दरमियान में कोई खड़ा था, बिजली ने यह दिखा दिया क्योंकि वो फासले पे खड़े थे। अब मैंने उसी तरफ, क्योंकि मैंने भी देख लिया था, लेकिन शायद खामोशी थी गाड़ी में, ड्राइवर भी उस मंजर को देख चुका था। गाड़ी अपनी मखसूस स्लो स्लो आगे की तरफ मखसूस स्पीड के साथ आगे बढ़ रही थी कि अब हम उन ह्योले के ना सिर्फ करीब होते जा रहे थे, बल्कि वो धुंधले से ह्योले
क्लियर होते जा रहे थे कि 3 औरतें सफेद कलर की चादरें लिए खड़ी हैं और तीनों सेहतमंद सी हैं, मोटी सी तीनों औरतें हैं। उन्होंने अपने मुंह को भी उन चादरों से ढांपा हुआ है। अब उनका और हमारा फासला काफी कम रह गया था, लेकिन अभी भी वो काफी सामने थी। धुंधले धुंधले हियोलों से इतना समझ आ सका था कि ये कोई 3 औरतें खड़ी हैं। और मैं शायद ड्राइवर से ये कहने ही वाला था कि रात के इस पहर शायद इनको लिफ्ट की जरूरत है। वो रोड पे खड़ी इसलिए हैं कि इनको लिफ्ट चाहिए, कि उसी लम्हे एक औरत ने हाथ का, एक बिल्कुल पहाड़ की तरफ खड़ी थी, एक उसके साथ खड़ी थी, और एक बिल्कुल तकरीबन जो रोड के दरमियान में नहीं, थोड़ा सा साइड पे आ गई थी, उसने हाथ से इस तरह इशारा किया जिस तरह वो लिफ्ट मांगना चाह रही हो। अब गाड़ी में तो जगह थी ही नहीं, हम कैसे उनको लिफ्ट दे सकते। पीछे बच्चे सो रहे थे, बेगम भी लेटी हुई थी, और आगे हम 2 मर्द बैठे हुए थे। हम तो उनको लिफ्ट दे ही नहीं सकते थे। लेकिन दिल में एक मेरे पैदा हुआ कि रात के इस पहर जहां पे इतनी तूफानी बारिश हो रही है, बिजली भी चमक रही है, बिजली गिर भी सकती है, और रात का ऐसा पहर, तो इनको लिफ्ट तो देनी बनती है। ये बेचारी कहां जाएंगी? कि एक लम्हे मेरा दिमाग परेशान सा हुआ कि क्या करें। तो उसी लम्हे जो गाड़ी करीब पहुंच चुकी थी, मेरे ड्राइवर की आवाज आई, सर इनको छोड़ दें, सर इनको छोड़ दें। क्योंकि वो शायद समझ गया था, ड्राइवर मेरे मिजाज से वाकिफ था। ऐसे मौकों पे मैं कहता होता हूं, रोको यार, कुछ भी हो, इनका कोई बंदोबस्त तो करें, कुछ सोचें तो सही। या ये हो सकता है बच्चों को हम होटल में छोड़ के वापस आ जाते हैं, इनको ड्रॉप दे देते हैं इन बेचारियों को। अगर कहीं पैदल चल के जा सकती, इनका घर कहीं करीब होता तो चली जाती। यहां रुक के अगर लिफ्ट मांग रही हैं तो जल्दी से होटल चलते हैं, बच्चों को वहां पे ड्रॉप करते हैं और इनको लिफ्ट देते हैं। तो ड्राइवर की आवाज आई, सर इनको छोड़ें, इनको छोड़ें, इनकी तरफ तवज्जो ना दें सर, मुंह अपना दूसरी तरफ कर लें, मुंह अपना दूसरी तरफ कर लें। मैं एकदम से परेशान हुआ, मैंने ड्राइवर की तरफ देखा, ये क्या कह रहा है? इनको छोड़ें सर, ये इंसान नहीं है, ये कोई और मखलूक खड़ी है। ये इंसान नहीं है, ये कोई और मखलूक खड़ी है। ये कहते हुए उसने गाड़ी की स्पीड तेज करने की कोशिश की, और हल्की सी गाड़ी की स्पीड तेज भी हुई, जो इस मूसलाधार बारिश में बेवकूफी थी, गाड़ी को तेज करना। और ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि सामने वो 3 खवातीन ना सिर्फ आई, वहीं पे ही ड्राइवर ने उनको देखा, और देखते ही कहा, सर इनको छोड़ें, छोड़ें, और कहा ये इंसान नहीं, कोई और मखलूक है, और गाड़ी की स्पीड तेज भी कर दी। मुझे लगा ये एक बेवकूफ़ी होगी जो इस ड्राइवर ने हरकत की है। रात के इस पहर जो लिफ्ट की ज़रूरत थी, इसने गाड़ी रोकी नहीं, और बल्कि कहा ये इंसान नहीं है, छोड़े, छोड़े। आज के दौर में ये कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। तो गाड़ी जैसे ही तेज हुई तो मैंने फौरन कहा, रोको, रोको उसको। क्योंकि हम दोनों उन तीनों को देख चुके थे। जब मैंने कहा रोको, तो उसने गाड़ी तो रोक रही थी, लेकिन गाड़ी रोकने के साथ उसके चेहरे के ऊपर एक खौफ ही खौफ था। मैंने कहा, कैसी ये बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो? रात के इस पहर उनको किसी हेल्प की ज़रूरत होगी, और तुम जिन्नों भूतों की बातें कर रहे हो। ये कोई और मखलूक है, इंसान नहीं है। क्या जाहिलाना सी बातें हैं। जब वो गाड़ी रुक चुकी और उसको इतना कहने के बाद, मैं फौरी तौर पे दरवाज़ा खोल के नीचे उतरा कि इनको बात कर सकूं, इनसे पूछ सकूं। जिस रोड पे हम मौजूद थे, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, एक तरफ पहाड़ था जो बहुत ही ऊंचा था, और दूसरी तरफ खाई थी। उस खाई पे कोई गिर ना जाए, गाड़ी या इंसान, तो छोटी छोटी उन्होंने एक लोहे की ग्रिल सी लगाई हुई थी कि गाड़ी गिर ना जाए या इंसान ना गिर जाए, और आगे और पीछे सिर्फ रोड ही थी। उस मूसलाधार बारिश में जैसे ही गेट खोल के मैं नीचे उतरा और मुड़ के पीछे की तरफ देखा, तो हैरान रह गया। जिस जगह पे उन्होंने हमें हाथ दिया था, उस जगह पे अब कोई भी नहीं था। मैंने अपनी आंखों को अजीब सा इस तरह किया कि मैं, बारिश की वजह से कतरे पड़ रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा, ये धुंधला मंजर है, क्या हुआ है? अभी अभी तो यहाँ पे 3 खवातीन खड़ी थी जिनको मैंने देखा है, उन्होंने हाथ के इशारे से हमें रोका भी है। तो इतनी जल्दी तो गायब वो हो ही नहीं सकती, इतनी जल्दी तो कहीं जा ही नहीं सकती, खाई में भी नीचे नहीं जा सकती। इस साइड पे पहाड़ है, या हमारी सिमत को आएंगी तो इस तरफ आ जाएंगी जहाँ पे हम हैं। अगर उस तरफ जाएंगी तो उस तरफ तो दूर दूर नजर आ रही है सड़क है, वो तो जा ही नहीं सकती। और अभी वक्त ही कितना गुजरा था। तो मैं बारिश में तो भीग चुका था, क्योंकि उतरते ही तेज बारिश में मैं खड़ा था। फिर भी मैं कुछ 2 कदम चल के गाड़ी की बैक साइड तक गया, और मैं वाकई हैरान हो गया। जहां पे उन 3 औरतों ने हमें हाथ दिया था, अब वहां पे कोई भी नहीं था।
एकदम से मेरे भी दिमाग को झटका लगा, या खुदा या खुदाया, ये क्या मंजर है, इतनी जल्दी वो औरतें कैसे गायब हो गई हैं? सवाल ही नहीं पैदा हो सकता वो इतनी जल्दी गायब हो जाएं। और मुझे लगा कि शायद ड्राइवर ठीक कह रहा था। रात के इस पहर 3 औरतें इस वीराने में, इतनी तेज बारिश में क्या कर रही थी? और ये 1-2 सेकंड, 3 सेकंड का गैप ही हुआ है, गाड़ी उनसे थोड़े से ही फासले पे रुकी और गायब भी हो गई। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा। मेरी हार्ट बीट तेज थी, दिल की धड़कन तेज तो थी, लेकिन चेहरे पे इस तरह का तासुरात मैंने नहीं दिए कि मेरा ड्राइवर समझे कि जो साहब बहादुर बन के बाहर निकले थे, अब वो बुजदिल बन के अंदर आके बैठ गए हैं। और मैंने गाड़ी का दरवाजा बंद करते ही कहा, चलो होटल की तरफ। वो पहले ही इस इंतजार में था कि मैं जैसे ही दरवाजा बंद करूं तो वो गाड़ी दौड़ा दे। और अभी जैसे ही मैंने गेट बंद किया, ये फिक्रा मेरे मुंह से अदा नहीं हुआ था, चलो होटल की तरफ, वो पहले ही गाड़ी दौड़ा चुका था। वो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि जिस वक्त मैं उतरा था उनको देखने के लिए, वो उस वक्त साइड वाले मिरर में उनको देख रहा था। गाड़ी चलती रही, वो बहुत घबराया हुआ था और मैं उसको हौसला दे रहा था, परेशान मत हो। वाइफ और बच्चे सो रहे थे, उन्होंने ये मंजर नहीं देखा था। गाड़ी जब होटल में पहुंची, बच्चे वहां से उतरे और रूम की तरफ चल पड़े, तो मैं भी नीचे उतरा। तो उसी वक्त मुझे उसने कहा, सर बात सुने। मैं रुक गया, मैंने कहा, हाँ बोलो। उसने कहा, जिस वक्त उन्होंने हमें हाथ दिया था और मैंने गाड़ी दौड़ा दी थी और उनको मैंने क्रॉस किया था, तो क्रॉस करते हुए आपने भी उनको देखा होगा, वो वहीं पे मौजूद थी। मैंने कहा, हाँ मैंने उनको देखा था, वो वहीं पे मौजूद थी। उसने कहा, मैंने भी देखा सर, वो वहीं पे मौजूद थी। लेकिन जैसे ही आपने कहा गाड़ी रोको, तो तब तक भी मैं शीशे की तरफ बार बार उनको देख रहा था। जब मैंने गाड़ी का जैसे ही ब्रेक लगाया था, तो उसी लम्हे जो वहां पे शीशे में मौजूद थी, वहीं पे ही तीनों गायब हो गई थी। जब आप गाड़ी से नीचे उतर रहे थे, वहां पे कोई भी नहीं थी, क्योंकि मैंने तो ड्राइवर को नहीं बताया था कि मैंने नीचे उतरा हूं, मैंने क्या देखा और क्यों आके बैठ गया हूं। तो वो मुझे खुद से ही बताना शुरू हो गया, जब आप उतरे थे तो वो गायब हो चुकी थी। मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, जाओ जाके सो जाओ। अब मैं सीधा कमरे की तरफ गया, बीवी और बच्चों को कमरे में सुला के। पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। आज एक ऐसा अजीब सा मंजर देखा था, जिंदगी में पहली दफा ऐसा था कि मैं डरा भी था, लेकिन जुस्तजू बढ़ गई थी कि ये क्या हुआ है, ये कैसा मंजर था। जब मैंने देखा, मैं कुछ देर लेट रहा, मुझे नींद नहीं आ रही, वो बार बार मंजर मेरे दिमाग के अंदर घूम रहा है जो मैंने देखा है। तो फिर मैं अपने रूम से बाहर निकला, इस बहाने के बाहर खड़े होकर इस बारिश के मंजर को एंजॉय करता हूं और साथ में एक सिगरेट भी पीता हूं। मैं बाहर आया और होटल की रूम्स के अंदर चलते हुए एक ऐसी जगह पे आके खड़ा हो गया जहां पे एक लंबा सा टेरेस बना हुआ था, और उसके ऊपर इस तरह का बना हुआ था परछत्ती टाइप कि मैं अगर उस जगह पे खड़ा हो जाता, आगे की तरफ जरा ना जाता, तो मैं बारिश से बच सकता था। सर्दी काफी थी, मैंने जैकेट पहनी हुई थी। मैं आया, बारिश देखा, बहुत तेज हो रही है, दरख्त, पहाड़, सब कुछ मुझे नजर आ रहा है। और टेरेस की एक ऐसी जगह पे आके मैं खड़ा हो गया कि मैं सामने के मंजर को क्लियर देख सकूं, उस बारिश को एंजॉय कर सकूं। असल में मैं उस चीज को सोचना चाह रहा था, उस वाकये को जो अभी अभी मेरी आंखों के सामने हुआ था, कि ये हुआ क्या था। हैरान तो मैं भी बहुत ज्यादा था कि ये हुआ क्या था। शायद जिंदगी में आंखों ने पहली दफा एक मंजर देखा था जो बहुत ही अजीब से था, इसलिए मैं उसको सोचना चाह रहा था कि वाकई मेरा वहम है या आज मेरी आंखों ने जो मंजर देखा है वो सच था। 3 औरतों ने, जो बहुत मोटी मोटी सी थी, हमें हाथ दिया और जैसे मैं नीचे उतरा वो गायब हो गई। कहते हैं मैंने सिगरेट सुलझाई, लगाई और सिगरेट जलाने के बाद उसको पीना शुरू कर दिया और यही बात सोच रहा था। इसका मतलब है कोई गैर मरी, ना नजर आने वाली ताकतें, जिन्नात, जिन, भूत, प्रीत, ये जितनी भी मखलूक है, इसका वजूद है। मैं इसको मानता था, लेकिन कभी मैंने देखा नहीं था, इसलिए मैं डरता भी नहीं था। आज मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हुआ था। आज मैंने एक अजीब मंजर देखा था। सिगरेट का मैं कश भी लगा रहा था और सामने जो रोड से आ रहा था, वो इस तरह ऊंचाई की तरफ एक रोड आ रहा था, वहीं पे ही दरवाजा था हमारे होटल का। उसका सामने बहुत बड़ा लॉन था और आगे की तरफ बिल्डिंग थी, और वो जो रास्ता था वो आगे की तरफ सीधा चला जाता था। परली साइड पे सामने पहाड़ था,
इस साइड पे हमारा होटल बना हुआ था और बीच में रोड सी थी। सिगरेट के कश लगाते हुए, धुआं छोड़ते हुए उस बारिश को, उस सर्दी को एन्जॉय कर रहा था और मैं सोच रहा था कि अभी-अभी मेरे अंदर एक अजीब-सी कैफ़ियत थी, बेचैनी थी कि मैंने आज एक अजीब-सा मंज़र देखा है। क्या वाक़ई उस मंज़र को जिसको मैंने देखा है, वो कोई जिन्नात थीं? वो कोई इंसान नहीं थीं जो इतनी जल्दी गायब हो गई थीं, या कोई चुड़ैलें थीं, या कोई इंसान थीं? मैं खड़ा इसको सोच रहा था कि वहीं पे ही मुझे ऐसे लगा, मैं नींद में हूँ या वाक़ई में जाग रहा हूँ? मुझे अपने आप को ऐसे धुआँ छोड़ते हुए गौर करना पड़ा अपने आप को ऐसे कि मैं कहाँ हूँ इस टाइम? क्योंकि मेरे आँखें इस वक़्त जिस मंज़र को देख रही थी, वो बहुत ही अजीब था। वो कहते हैं मैं जिस जगह पे खड़ा था, सिगरेट पी रहा था, धुआँ छोड़ रहा था, जो सोच रहा था, उस बारिश को, सामने मौजूद दरख्तों को, उस खामोशी को, उस बारिश के शोर को, जो एन्जॉय करने के लिए टेरेस में खड़ा था, कि उसने देखा उस सड़क पे, जिस सड़क पे हमारी गाड़ी उज़र के आई थी और गाड़ी गुज़रते हुए उस गेट के सामने आई थी, जो होटल का गेट था, और उसके अंदर फिर दाखिल हो गई थी। गाड़ी तो पार्किंग में चली गई थी, सामने बड़ा-सा लॉन था और उसके बाद बिल्डिंग। अब मेरी आँखें जो मंज़र देख रही थीं, वो ये था, 3 औरतें जिन्होंने वही 3 सफ़ेद चादरें पूरे जिस्म को उन चादरों से ढाँपा हुआ है और उनकी सिर्फ़ आँखें नज़र आ रही हैं। वो अब चलती हुई उस रोड पे आ गई थीं, जो अभी रोड खाली-सा था। रोड जहाँ से शुरू होता मुझे नज़र आ रहा था, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं जिस जगह पे खड़ा था, वहाँ पे रोड एक कोना वो और एक कोना वो नज़र आ रहा था। उसके बाद पहाड़ इस तरह बने हुए थे कि दूर तक मुझे सड़क नज़र नहीं आ सकती थी। लेकिन जहाँ से सड़क नज़र आ रही थी, मेरी आँखों के सामने, उसी जगह से मैंने देखा वो 3 औरतें इसी रोड पे, जो हमारे होटल की तरफ आ रहा है, वो चलती हुई आ रही हैं। वो उसी तरह भारी भरकम थी, उसी तरह उन्होंने चादरें ली हुई थीं और वही उनका स्टाइल था, जो खड़ा हुआ उनका स्टाइल था। चादरों को देख के लगता था यहाँ की जिस तरह मकामी औरतें, मरी में रहने वाली जिस तरह चादरें पहनती है सफ़ेद सी चादरें थी, उनके ऊपर जो कढ़ाई का काम हुआ हुआ था या प्रिंट था, जो भी था, उस वक़्त कहते हैं मैं दूर था, मुझे इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कढ़ाई या प्रिंट जो भी था, वो मकामी मरी वाला स्टाइल था। मकामी लोग जिस तरह पहनते थे, उसी तरह का ड्रेस था। अब मैं उस जगह पे खड़ा रहा और ये सोचना शुरू कर दिया, क्या मैं छुप जाऊँ कहीं ये मुझे देख ना लें? क्योंकि मुझे अब जुस्तजू ये बढ़ गई थी, ये धोखा है या वाक़ई कोई इंसान है? मैं तो इनको जिन्नात समझ बैठा था, ये तो इंसान हैं। शायद उस वक़्त जो हम आगे चले गए थे, ये पीछे चली गई हैं, या बारिश की वजह से मुझे नज़र नहीं आ सकी। वो बेचारी चलती-चलती यहाँ तक पहुँच गई हैं। वो शायद इसी होटल में या आगे किसी होटल में या आगे कहीं घर है उनका, वहाँ पे जाना चाह रही हैं। फिर एकदम मैंने खुद कहा, होटल की तो ये नहीं हो सकती, होटल में ये नहीं आ रही। मेरे खुद दिमाग ने मुझे जवाब दे दिया, होटल में नहीं आ सकती, क्योंकि होटल वाले रात के इस पर अकेले क्या करने गई थी। दूसरी बात, इनका करीब कहीं घर है। हाँ, मेरे दिमाग ने कहा, ये हो सकता है करीब कहीं इनका घर है और ये बेचारी अपने घर को जा रही हैं। बारिश में बहुत ज़्यादा वो भीग चुकी थीं। अब वो चलती हुई उसी सड़क की तरफ जब ऊपर की तरफ आ रही थीं, तो मैं सोच रहा था मैं छुप जाऊँ या खड़ा रहूँ? ताकि मैं इनको देख सकूँ ये जा कहाँ रही हैं। फिर मेरे दिमाग ने कहा, मुझे छुपने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लिफ्ट माँगी, हमने गाड़ी रोकी और मैं नीचे भी उतरा। मुझे नज़र नहीं आ सकीं, वरना मैं तो उनसे बात करने के मूड में था कि आप रुकें यहाँ पे, मैं इनको छोड़ के आता हूँ। आपको मैं जहाँ पे ड्रॉप देना है मैं आपको छोड़ देता हूँ, लिफ्ट दे देते हैं। तो फिर जब ये बात मेरी तसल्ली, दिल ने अपने आप को तसल्ली दे दी, हाँ, मुझे छुपना नहीं चाहिए, तो मैं रुक गया। अब वो चलना शुरू हो गईं, चलते, चलते, चलते अब उस जगह पे पहुँच गईं, जिस जगह पे, जिस होटल के बालकनी में मैं खड़ा था, उसी का बड़ा-सा दरवाज़ा था। तो ये जो मरी के होटल होते हैं बहुत सारे, इनके जो लॉन के आगे दीवार सी होती है, वो बहुत छोटी होती है, उसको इंसान आराम से फलांग सकता है। कोई बहुत बड़ी दीवार नहीं होती, एक बहुत छोटी-सी दीवार होती है। लेकिन पहाड़ होते हैं, ऊँच-नीच इस तरह की होती है कि आप बहुत सारे मंज़र ऊपर से खड़े होके क्लियर देख सकते हैं। तो मैं क्लियर उस रोड को देख पा रहा था। वो उस तरफ चल रही थीं जिस तरफ पहाड़ था, खाई वाली साइड पे नहीं चल रही थीं।
और वो जब चलते चलते बिल्कुल उस गेट के सामने आ गई, जो मेरे होटल का गेट था, तो उस वक्त एक खौफ, एक झटका सा मुझे लगा, क्योंकि वो चलते चलते इस अंदाज में रुक गई। पहले जब वो चलती हुई आ रही थी तो आपस में इस तरह लगता था जैसे बातें करती हुई आ रही हो, या उनका मकसद था कि जल्दी से अपने फासले को तय करना है, उस जगह पे पहुंचना है जो उनकी आखिरी जगह है, उनका घर है या जहां पे उनकी रिहाइश है। लेकिन चलते चलते इस तरह सीधे आते आते वो बराबरी में चल रही थी, तीनों इकट्ठे ही चल पा रही थी, आगे पीछे नहीं थी, इकट्ठी चल रही थी। जब उस गेट के सामने आ गई तो पहले तो वो रुक गई। अब ये रोड सीधा जा रहा है तो रोड पे तीनों रुकी हुई हैं, साथ ही तीनों ने टर्न लिया, इकट्ठे ही टर्न लिया, इस तरह जिस तरह होटल की तरफ देखना चाह रही हो, आना नहीं चाह रही हो। क्योंकि जैसे ही उन्होंने टर्न लिया, अगर उनका मकसद होटल में आना होता तो जिस तरह वो रोड के परली साइड पे चल रही थी, पहाड़ वाली सिमत में, वो कहते हैं वो इस सिमत में आ चुकी होती और जल्दी से दाखिल हो जाती और होटल के बिल्कुल मेन दरवाजे के सामने आके उसी पहाड़ के साथ ही उन्होंने होटल की तरफ टर्न लिया। जब उन्होंने होटल की तरफ टर्न लिया तो उस वक्त मुझे खौफ का सा एहसास हुआ, मेरे अंदर एक डर सा हुआ, ये होटल की तरफ क्यों रुकी हैं? तो मैंने देखा वो तीनों, उनके देखने का अंदाज इस तरह का है जैसे वो मेरी तरफ मुंह करके देख रही हूं। अब एक फासला था तो उस ग्राउंड का था, उस शुरू का जो लॉन बना हुआ था होटल का, वो लॉन बीच में था और उसके बाद रोड क्रॉस करके वो सामने खड़ी थी और मैं उनको बारिश में भी देख पा रहा था कि वो मेरी तरफ देख रही थी। मेरे उस वक्त शायद पहली दफा जिंदगी के अंदर, कहते हैं बाकायदा जिस तरह रोंगटे खड़े होते हैं, इस तरह रोंगटे खड़े हुए। तीन औरतें मेरे सामने खड़ी हैं और मुझे देख रही हैं, खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हुए। लेकिन उसी लम्हे उनमें से जो पहली औरत थी, जो बिल्कुल लेफ्ट पे खड़ी थी, और एक दरमियान में एक मैं राइट पे खड़ी थी, जो बिल्कुल पहली औरत थी, वो आहिस्ता से चलती हुई आई, रोड क्रॉस कर रही है और बाकी दो वहीं पे मौजूद हैं और वो चलती हुई आ रही है होटल के दरवाजे की तरफ। वो जैसे ही होटल के दरवाजे पे आई तो वहीं पे रुक सी गई। अब मैंने देखा दो वहीं पे अपनी जगह पे मौजूद हैं, उनमें से एक दरवाजे पे आके रुक सी गई है और मैं उस दरवाजे वाली को देख रहा हूं कि शायद ये उनको छोड़ने आई हैं, ये होटल के अंदर आना चाह रही है। दरवाजे के करीब रुक गई है और मैंने उस दरवाजे वाली को देख के जब वापस उन दोनों को देखा तो उस जगह पे कोई भी नहीं था। ये एक सेकंड भी नहीं लगा था, मैंने उसको क्रॉस करते हुए भी देखा और उनकी तरफ भी मेरा फोकस था, लेकिन उसको जरा गौर से देखने की कोशिश की तो वो सामने नहीं थी। और जब मैंने उन दोनों को देखा वो वहां पे नहीं है, तो फिर उसी होटल के दरवाजे की तरफ निगाह को दौड़ाया जहां पे वो एक अकेली खड़ी थी, तो अभी भी वो अकेली वहीं पे खड़ी थी, लेकिन सामने वाली गायब हो चुकी थी। मैं जो घबरा चुका था अभी तक, इसलिए कि इंसान, तीन औरतें रात के इस पर खड़ी मुझे देख रही हैं, लेकिन अब तो भयानक मंजर शुरू हो चुका था। वो इंसान नहीं थी, वो गायब कैसे हुई कि उसी लम्हे मैंने देखा, मेरी आंखों ने मंजर देखा, एक दरवाजे के पास खड़ी है और जैसे ही मैंने निगाह ऐसे ऊपर की तरफ की तो देखा पहाड़ की जो ऊपर वाली चोटी बनी हुई है, वो दोनों औरतें वहीं पे बैठी थी। और जैसे ही मेरी निगाह पड़ी वो दोनों वहीं पे बैठी हैं, मैं एक इंसान था और इतना लाइव मंजर आंखों से देख रहा था कि मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया खौफ के आलम में। उसी लम्हे उन दोनों को देखने के बाद जब मैंने नीची वाली को देखा तो वो मुझे हाथ हिला रही थी, बिल्कुल एक ऐसा हाथ जैसा इंसान का हाथ होता है। और उसने मुझे जैसे ही ऐसे हाथ हिलाया तो मेरी आंखों ने उसी वक्त लाइव देखा, मेरी आंखों ने जैसे उसने हाथ हिलाया तो वहीं पे गायब हो गई। और जैसे वो गायब हुई मुझे झटका सा लगा तो मैंने ऊपर देखा, वो तीनों अब ऊपर मौजूद थी। दो पहले थी, ये भी वहीं पे ऊपर मौजूद हो गई थी। अब मैं शायद डर के बेहोश हो जाता, गिर जाता, ऐसी सिचुएशन में आता कि वहीं पे मेरी आंखों ने एक और इंतहाई अजीब सा जो मंजर देखा वो ये था, जिस हाथ को मैंने हिलते हुए देखा था बिल्कुल एक इंसानी हाथ था, जैसे किसी औरत का हाथ होता है। लेकिन जब उसने हाथ हिलाया और वहां से गायब हुई और उसके बाद वो भी मुझे ऊपर नजर आई तो मैंने उसी लम्हे देखा तीन औरतें जो ऊपर पांव लटका के बैठी हैं। मेरी आंखों ने मंजर देखा कि उन्होंने अपनी चादरें उतार दी हैं और जैसे ही वो चादरें उन्होंने उतारी हैं, अंदर कोई भी नहीं था। चादरें उतरने की देर थी कि चादरें जमीन पे गिर गईं, अंदर कोई भी उन चादरों में नहीं था।
लेकिन अभी कुछ लम्हे पहले मैंने हाथ भी किसी को हिलाते देखा था, लेकिन जिस वक्त वो तीनों बैठी थीं और उनकी टांगें तक लटक रही थीं, उनके पांव भी नजर आ रहे थे, पांव के अंदर जूते भी नजर आ रहे थे, बकायदा आंखें भी जिस तरह नजर आती है फासला था, आंखें भी नजर आ रही थी। और जिस तरह कोई चादर उतारता है तो मैं उन तीनों की तरफ खौफ के आलम में देख रहा था। चादर उतारी भी किसी ने, लेकिन उतरते ही ऐसा लगा जैसे चादर उतारने वाले ने चादर तो उतार दी है, लेकिन चादर जमीन पे गिर गई है, उनके बीच में कोई भी नहीं था। अब उस जगह पे जहां पे वो तीन बैठी हुई थी, सिर्फ तीन पहाड़ की चोटी पे चादरें पड़ी हुई थी। उन चादरों के अंदर जो भी अभी थोड़ी देर पहले मौजूद था, मेरी आंखों के सामने चादर उतारते ही गायब हो गया था। जिस वक्त चादरें लपेटी हुई थी, आंखें सिर्फ नजर आ रही थी, उस वक्त पक भी एक यही था कि इनके बीच में तीन मोटी मोटी औरतें हैं, तीन इनके बीच में इंसान हैं। लेकिन जैसे ही चादर को उतारा तो उनके बीच में कोई भी नहीं था। सिर्फ तीन चादरें थी जो पहाड़ की चोटी पे पड़ी हुई थी। और जब ये मंजर मैंने देखा तो अल्लाह ताला ने मेरे अंदर एक हिम्मत दी। शायद मैं बेहोश नहीं हुआ, शायद मैं गिरा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं वहीं से तेज़ी से भागा, सिगरेट कब का मेरे हाथ से गिर चुका था, मुझे होश नहीं था। मैं तेज़ी से भागा और भागता हुआ अपने कमरे में दाखिल हो गया। बच्चे और बीवी सो रहे थे, वो शायद थक गए थे क्योंकि मरी की वॉक, पहाड़ों के ऊपर चलना, घूमना-फिरना काफ़ी ज़रा मुश्किल होता है, तो वो थक चुके थे, सो रहे थे। और जब मैं कमरे में गया, तो मैं बहुत डरा हुआ सा था। मैं बहुत खौफ़ज़दा सा था, मेरी आँखों ने बहुत ही अजीब मंज़र देख लिया। मैं काफ़ी देर कमरे के अंदर बैठा रहा, अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। मेरे साथ ज़िंदगी में ये पहला वाक़या था, मैं इतना बुज़दिल भी नहीं था, लेकिन ये वाला वाक़या ऐसा था जिसने मुझे हिला के रख दिया था। मैं काफ़ी देर वहीं पे बैठा रहा और उसके बाद इस अंदाज़ में जाके बिस्तर पे लेट गया कि शायद मैं सो जाऊँ। बीवी मुझे देख के परेशान हो जाएगी, मैं बीवी-बच्चों को परेशान नहीं करना चाहता था, मैं वहीं पे लेट गया। मैं रात सारी सो नहीं सका, जागता रहा। सुबह किस लम्हे मेरी आँख लगी और वो भी शायद चंद घंटों के लिए, 1-2 घंटों के लिए, कि जब बच्चे-बीवी सारे जाग गए, तो मैं भी जाग गया। और जागते ही वो रात जो मंज़र भी मैंने सारा देखा था, फिर से एकदम से मेरी आँखों के सामने आ गया और मैंने वाइफ़ से कहा, "रुको, मैं 1 मिनट आता हूँ।" मैंने कहा, "क्या हुआ?" मैंने कहा, "1 मिनट आता हूँ।" उसी तरह चलता हुआ रात जिस रास्ते से गुज़र के गया था, उसी रास्ते से गुज़रता हुआ, उसी जगह पे जाके खड़ा हुआ। अब बारिश रुक चुकी थी। उसी जगह पे खड़ा हुआ, जहाँ पे मैंने खड़े होके सिगरेट पिया था और वो मंज़र देखा था। शायद मैं भागा इसलिए, रात भी मेरे दिल में उस कमरे में बैठे हुए ये ख्वाहिश थी कि मुझे इतना बुज़दिल नहीं होना चाहिए। मुझे मैंने देखा है उनको, मैं डर गया हूँ। वो मैंने चादरें पड़ी हुई देखी और भाग के अंदर आ गया, मुझे वापस जाना चाहिए, लेकिन फिर मैं डर जाता था। अब क्योंकि एक सुबह हो चुकी थी, तो उस जगह मैं इसलिए दोबारा पहुँचा जहाँ पे खड़े होके मैंने सिगरेट पी थी कि अब देखूँ क्या मंज़र है। उसी जगह पे ही पहुँचा जहाँ पे वो 3 चादरें आखिरी टाइम पे किसी ने इस तरह चादर उतारी थी और उसके बाद गिर गई थी। मैं देखने के लिए पहुँचा था चादरें वहीं पे हैं या चादरें गायब हो चुकी हैं, और मेरी आँखों ने देखा अब वहाँ पे कोई भी चादर नहीं थी। मुझे अपने ऊपर एक हँसी-सी आ गई कि मेरी क्या बेवकूफ़ी है, जो इंसान नहीं थी, कोई और मख़लूक थी। अगर मुझे देखना ही था इन चादरों को, तो रात को उसी वक़्त वापस आ जाना चाहिए था, और हो सकता है रात को उसी लम्हे मैं वापस आ जाता, तो शायद वो जो वहाँ पे मौजूद थीं, जो इतना लंबा सफ़र हमने गाड़ी पे किया था और गाड़ी वाले जितनी देर में पहुँचे थे, इतनी देर में पैदल वाले तो पहुँच ही नहीं सकते थे। लेकिन वो जब पहुँच गई थीं, मैंने तब भी उनको इंसान समझा था। और जब उन्होंने वो मंज़र मेरी आँखों में दिखाया कि पहले नीचे को एक को आगे भेजा गेट की तरफ और 2 ऊपर चली गईं, और उसके बाद तीसरी ने हाथ हिला के नीचे से वो भी ऊपर चली गई, और उसके बाद उन्होंने चादरें उतार के अपने आप को गायब किया, तो वो मुझे दिखाने के लिए वहाँ पे आई थीं। ये तो मुझे उसी वक़्त समझ जाना चाहिए था कि वो इंसान नहीं, कोई और मख़लूक है। इतना लंबा सफ़र जो हमने गाड़ी पे किया था, उन्होंने पैदल कैसे किया? लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे ये दिखा दिया कि हम इंसान नहीं हैं, कोई और मखलूक हैं। तो जब मैं कमरे में बैठा था, बीवी-बच्चे सो रहे थे, तो मैं ये सोच रहा था मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन फिर डर ये था कि वापस आता तो शायद वो जो सामने तक आ गई थीं, वो उस टेरेस पे भी आ सकती थीं। मैंने अच्छा किया ऐसा नहीं किया। लेकिन ये क्या बेवकूफ़ी है कि इस सुबह अब उनकी चादरों को देखने के लिए आया हूँ, अब चादरें कहाँ होंगी? और ऐसा ही था, चादरें सामने मौजूद नहीं थीं। और जब मैं वापस ये देख के कि चादरें वहाँ पे नहीं है, वापस चलता हुआ उसकी तरफ जा रहा था, जो कमरे की तरफ रास्ता जाता था, तो मैं अपने आप को सोच रहा था क्या मुझे रात को वापस आना चाहिए था, और मेरा दिल कह रहा था नहीं, मुझे नहीं वापस आना चाहिए था। वो कोई और मंज़र भी दिखा सकती थी, कुछ और भी खौफ़नाक हो सकता था। वो मुझे और भी नुकसान भी पहुँचा सकती थी, डरा भी सकती थी। अच्छा किया मैंने नहीं किया।
अंदर कमरे में दाखिल हुआ, मिसेज़ ने पूछा, "क्या हुआ? आप कहाँ उठ के गए थे?" मैंने कहा, "नहीं यार, वो मैं देखने गया था, रात में उधर सिगरेट पीने के लिए गया था, मुझे लगा कोई चीज़ मैं उधर गिरा आया हूँ ऐसे।" मैंने ऐसे बहाना किया और उसके बाद मैंने मिसेज़ से कहा, "बस निकलते हैं।" शाम को हमने रवाना होना था, तो मेरी बीवी ने भी कहा, "हाँ, थक गए हैं, काफ़ी हो गया है, बस चलते हैं।" और ऐसा ही हुआ, हम फौरी तौर पे वहाँ से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। ये वाक़या कभी भी मैंने किसी को नहीं सुनाया, मेरे अंदर दफ़न था। मैं रिटायर हो गया उस जॉब से, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन आज भी वो मुझे वाक़या याद है। ये मैंने कभी किसी को नहीं सुनाया था, लेकिन ये एक सच्चा वाक़या है जो मेरे दिल में था। आपकी जब मैंने कहानियाँ सुनी और देखा लोग आपको अपनी कहानियाँ भेजते हैं, तो मेरे दिल में आया कि एक मेरी भी तो कहानी है। मैंने कभी किसी को नहीं बताई। तो आपको इतनी इजाज़त है, मेरा नाम शाहिद असली बता दीजिएगा, बाकी कुछ भी ना। फ़र्ज़ी मरी भी जगह ओरिजिनल है, उन्होंने कहा है, जो बाकी चीज़ें बताई हैं वो सारी ओरिजिनल हैं। सिर्फ़ जो बीवी का नाम है ड्राइवर, और वो उन्होंने कहा आप ना बताइएगा। बच्चों के नाम भी उन्होंने मुझे बता दिए थे। तो उन्होंने कहा ये कहानी मैंने आपको भेजी, आप इसको शेयर कीजिए। तो उनकी कहानी को मैं प्रोग्राम में शेयर कर दिया है। सो आप भी अपनी कहानियाँ जो हैं मुझे सेंड करें, इंशाल्लाह उनको भी मैं अपने प्रोग्राम में ऑफ कैमरा स्टोरी में शामिल करूँगा। तो तरीका है वही, हर दफ़ा कहते हैं आप तरीका, लगता होगा आपको हर दफ़ा तरीका क्यों रिपीट करता हूँ, इसलिए कि जिस तरह ये नए आए थे, इनको किसी ने भेजा था, तो क्या इन्होंने भी यही किया, जब पूरी कहानी सुन ली तो कहते हैं क्योंकि आप लास्ट में अपना रिपीट करते हैं नंबर वगैरह, तो वहीं से मैंने आपको व्हाट्सएप किया। तो इसलिए कोई अगर न्यू भी ज्वाइन करता है मुझे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +92 313 6655500। मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 313 6655500। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पे वॉइस मैसेज करके भी मुझे पूरी अपनी कहानी भेज सकते हैं, और आप मुझे लिख के भी भेज सकते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, रोमन में। लेकिन आप वॉइस मैसेज भेजें या लिख के भेजें, लास्ट में लफ्ज़ स्टोरी या कहानी, लास्ट में लाज़मी आखिरी लफ्ज़ जो होना चाहिए वो स्टोरी या कहानी लाज़मी लिख के भेजना है। और अगर आप वॉइस मैसेज करेंगे तो उसको डिलीट तब तक नहीं करना जब तक आपका कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो जाती। जब शामिल हो जाए उसके बाद आप डिलीट कर दें। और वॉइस मैसेज भी आपने कोशिश करना है लंबा हो, एक ही हो, उसमें कोई बात भूल जाए तो वो बेशक आप दूसरा तीसरा मैसेज बना दें, और ये भी शुरू में बता दें आपका नाम, फैमिली का नाम रियल बताना है या फर्जी। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।